अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूं न्यूक्लियस के बारे में। 1831 में रॉबर्ट साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और पोर्टिस्ट के ईओक्रियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जबकि अगर हम लोग प्रोक्रियोटिक सेल्स की बात करें तो उसके अंदर ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब एनिमल सेल्स है ना, तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल, एनिमल सेल के केस में, ठीक है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें ना, तो इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, एक तरफ धकेल दिया जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि इसके अंदर बहुत बड़ा वैक्यूल एग्जिस्ट करता है। Animal cells nucleus is present in almost in the center of the cell, while in plant cell it is shifted aside due to large vacuum, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है उस वक्त ही हमें नजर आता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है, यानी कि तकसीम ना होने वाली हालत में होता है, तो उस वक्त ही हम लोगों को न्यूक्लियस नजर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोन्यूक्लियट सेल के बारे में। बहुत ज्यादा एनिमल्स भी और प्लांट सेल्स भी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। इस वजह से हम लोग उसको मोनोन्यूक्लियट सेल का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो सेल्स जिनके अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इनको हम लोग बाई न्यूक्लियट सेल्स कहते हैं। जबकि वो सेल्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, फ्रॉम 3 to 100 न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम लोग मल्टी न्यूक्लियट सेल्स का नाम देते हैं, ठीक है, या फिर पॉली न्यूक्लियट सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस की शेप के बारे में कि इसकी शेप कैसी है। इसकी शेप हो सकती है इरेगुलर भी हो सकते हैं या फिर स्फीरिकल हो सकती है, यानी कि दायरे नुमा हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में बात करने लगे हैं? न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में। न्यूक्लियस के बेसिकली 4 कंपोनेंट के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड इज द न्यूक्लियोलस, थर्ड इज द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द फोर्थ इज द क्रोमोसोम्स। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसने सेपरेट करना है न्यूक्लियर के मटेरियल को फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका क्या काम है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बेसिकली क्या काम है? इसने सेपरेट करना है न्यूक्लियर के मटेरियल को साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से। अब इसके अंदर एक तो आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, दूसरी क्या है जी? इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तो कॉन्टिन्यूस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आउटर मेम्ब्रेन इज एट प्लेसेस कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनक्लोजिस है न्यूक्लियर कंटेंट के साथ, यानी कि इसके साथ क्या मिला हुआ है? न्यूक्लियर कंटेंट मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर पोर के बारे में। अब आउटर और इनर दोनों की दोनों जो है ना वो कॉन्टिन्यूस रहती हैं एट सर्टेन पॉइंट के ऊपर, जिससे रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, जिससे पोर की फॉर्मेशन होती है। अब उन पोर्स को हम लोग न्यूक्लियर पोर का नाम देते हैं। अब जो न्यूक्लियर पोर्स की जो तादाद है ना वो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई में मुख्तलिफ होती है। अगर हम लोग बात करें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, यानी जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एग सेल्स की, तो उसके अंदर 30,000 जो है ना वो पोर्स पाए जाते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में। अगर हम लोग बात करें डिफरेंशिएटेड सेल्स में कितने जो है वो न्यूक्लियर पोर एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 या फिर 4 जो है वो न्यूक्लियर पोर एग्जिस्ट करते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर।
अब इनका फंक्शन क्या है जी, न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियर पोर का हर जो पोर है ना उसकी खास किस्म का स्ट्रक्चर है जो को इस बात की इजाजत देता है कि न्यूक्लियर मटेरियल को एक्सचेंज करना है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान मटेरियल को एक्सचेंज करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या है जी? ये सेकंड कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियोलस ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी है। यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर पे देखें तो ये देखेंगे डार्कली स्टेन्ड बॉडी है, यानी कि गाढ़ा निशान है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेनियस बाउंड्री नहीं है जो इसको सेपरेट कर सके, जो इसको अलग कर सके फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल से इसको सेपरेट करने के लिए इसके इर्द गिर्द कोई भी बाउंड्री नहीं है, मेम्ब्रेनियस एग्जिस्ट नहीं करती है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा जो है ना वो न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस के जो कंपोनेंट, अगर हम बात करें इसके रीजन्स के बारे में, तो इसके हैं दो रीजन्स हैं, एक है ग्रेन्युलर एरिया और दूसरा है फाइब्रिल एरिया। जो ग्रेन्युलर एरिया है यानी कि किनारों वाला एरिया है। पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया वो राइबोसोमल सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? राइबोसोमल सब यूनिट से। ग्रेन्युलर एरिया पेरिफेरल के ऊपर, किनारों के ऊपर, ठीक है। जबकि हम लोग फाइब्रिल एरिया की बात करें तो ये क्या है जी? ये लॉन्ग मोलिकुलर वेट आरएनए और डीएनए से मिलकर बना हुआ है। द सेंट्रल फाइब्रिल एरिया कंसिस्ट ऑफ लार्ज मोलिकुलर वेट आरएनए एंड डीएनए। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोलस के फंक्शन की। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसने क्या करना है जी? इसने ऐसी ये प्लेस है जहाँ पे राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं और फिर उसको भेज दिया जाता है साइटोप्लाज्म में थ्रू न्यूक्लियर पोर। राइबोसोम्स assembled and exported to cytoplasm through nuclear pores। नेक्स्ट हम लोग इसके थर्ड जो है ना कंपोनेंट की बात करने लगे हैं, जो है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना वो फ्लूइड पोर्शन है न्यूक्लियस का। कैसा पोर्शन है? लिक्विड पार्ट है न्यूक्लियस का, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंजाइम सिंथेसाइज किए जाते हैं and has enzymes for the synthesis of DNA and RNA। DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंजाइम्स को सिंथेसाइज किया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये क्या है? ये लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है न्यूक्लियस का। नेक्स्ट हम फोर्थ कंपोनेंट की बात करते हैं जो है क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो है ना बाज़ का डीपली स्टेन्ड किया जाता है विद बेसिक डाई से। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि इसके अंदर क्रोमाइटन मटेरियल मौजूद होता है। क्लियर है ये चीज़? अक्सर औकात जो है ना न्यूक्लियस को स्टेन दिए जाते हैं, उस पर रंग चढ़ाया जाता है। उसकी वजूहात ये होती है कि इसके अंदर क्रोमाइटन मटेरियल एग्जिस्ट करता है। न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ द क्रोमाइटन मटेरियल। अब सेल डिवीजन के दौरान भला क्या हो रहा होता है? क्रोमाइटन मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या होता है जी? क्रोमाइटन मटेरियल को कन्वर्टेड कर दिया जाता है डार्कली स्टेन्ड थ्रेड में। डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, अब वो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स है। क्या है? क्रोमोसोम्स है। अगर हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, तो हम लोग को इस तरह से नजर आएगा कि ये इस आर्म्स और सेंट्रोमेयर से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश की है। ये देखिए, ये जो है ना बेसिकली ये आर्म्स है और इसके सेंटर के अंदर क्या है जी? सेंट्रोमेयर है। जब हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बाद, मतलब कि नेक्स्ट फर्दर इसकी स्टडी की, तो सेंट्रोमेयर है ना बेसिकली सेंट्रोमेयर ये ऐसी जगह है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना है क्रोमोसोम्स के साथ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। सेंट्रोमेयर ये देखिए जो आपको नजर आ रहा है, सेंट्रोमेयर ये ऐसी प्लेस है जहां पर सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना है।
जबकि अगर हम लोग क्रोमेटिड्स की बात करें तो हर जो क्रोमोसोम होता है वो 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। ये मैंने रिप्रेजेंट किया है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक ये क्रोमेटिड है और दूसरा ये क्रोमेटिड है। इन दोनों क्रोमेटिड ने आपस में दूसरे साथ मिलना है एट अ पॉइंट, जिसको हम लोग सेंट्रोमेयर का नाम देते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करता है 2 आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स के ऊपर, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन की बिगिनिंग पर, जो कि विच आर हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमेयर, जो कि आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े हुए हैं। क्रोमेटिड इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम, अपनी जैसी एक और कॉपी बना लेता है, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो है ना वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना हुआ है, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही जबरदस्त इसका फंक्शन है। इसने क्या करना है जी, इसने सारी की सारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, वो सारी की सारी क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। किस फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में। ऑल द इंफॉर्मेशंस नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए जो हदायत मौजूद होती हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर ही मौजूद होती हैं, लेकिन किसकी फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में। और यही जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर की जाती है, मुंतकिल कर दी जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है। द हेरिडिटरी मटेरियल in it in the form of chromosomes and which control all the activities of the cells. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कितने को पाए जाते हैं। अगर हम लोग इंसानों की बात करें तो 46 जो है ना वो क्रोमोसोम से पाए जाते हैं, यानी कि 23 का पेयर मौजूद होता है। फ्रॉग में 26, चैंपेंजीन में 48, ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रो में 8। ये डिफरेंट, हर एक में डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स है ना सेम स्पीशीज में हमेशा सेम रहते हैं आफ्टर जनरेशन। Chromosomes in all the individuals of the same species remain constant generation after generation. अगर हम लोग बात करें डिप्लॉइड सेल्स में, यानी कि नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करें तो डिप्लॉइड फॉर्म में जो है ना वो क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग जर्म सेल्स की बात करें तो वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है ना वो हैप्लॉइड तादाद में मौजूद होते हैं, यानी कि n, ठीक है। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। आज हम लोगों ने कंपोनेंट्स डिस्कस किए, स्ट्रक्चर देखा है न्यूक्लियस का, ये देखिए यहाँ पे राइबोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, आउटर इनर मेम्ब्रेन की बात की। हम लोगों ने क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में देखा जिसमें ईओक्रोमैटिन की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन देखा, न्यूक्लियोलस देखा जो बिल्कुल डार्कली स्टेन बॉडी थी। न्यूक्लियर प्लाज्म के बारे में हम लोगों ने जाना कि एक लिक्विड पोर्शन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स की सिंथेसाइज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डीएनए एंड RNA। क्लियर है ये चीज़। फर्दर हम लोगों ने डिस्कवरी देखी, अक्रेंस देखी, इसकी कंपोनेंट्स देखे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जाना, ठीक है। अगर हम लोग आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।